क्या अन्नामलाई होंगे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये वो सवाल है जिसने इस वक्त दक्षिण से लेकर उत्तर तक की सियासत को गरमा दिया है। दो सवाल हैं जो हर किसी की जुबान पर हैं। दो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। पहला ये कि क्या तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे अन्नामलाई का डिमोशन हुआ है या प्रमोशन हुआ है, और क्या अन्नामलाई को अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली बुलाया जाने वाला है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि लंबे समय से ये चर्चा हो रही है कि जिस लिहाज से उत्तर भारत में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, भाजपा ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, अब दक्षिण पर भाजपा की नज़र है। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण से हो सकता है। भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे की तलाश दक्षिण में कर रही है, यह हर किसी को पता है। इस बीच अचानक अन्नामलाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बीच में, चर्चाओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया जाना, ये एक सवाल है कि क्या ये अन्नामलाई का प्रमोशन होने वाला है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर प्रमोशन नहीं तो क्या AIADMK से जो गठबंधन की बातचीत भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कर रही है, इस बातचीत से पहले अन्नामलाई की कुर्बानी सियासत के चाणक्य अमित शाह ने दे दी है। नहीं, कुर्बानी तो ठीक है, आप कुर्बानी इसको कह लीजिए या एक नया मैनेजमेंट कह लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि हम दक्षिण के राज्यों में करेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा पहले ही रहा है। हम जयललिता जी की अगर बात करें तो अम्मा के नाम से उन्होंने सभी लोग जानते थे और एक दशक तक उन्होंने शासन किया है तमिलनाडु में, और उसके बाद तस्वीर भी वहाँ की बदली है और लोकप्रिय एक नेता थी। तब जब बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था तो एक बहुत प्रभावशाली नेतृत्व भी वहाँ से मिला इस तमाम चीज़ों पे, और उम्मीद की जा सकती थी कि बीजेपी का वहाँ पर बढ़ोतरी होगी गठबंधन के सहारे। फिर बीजेपी ने अपनी अलग नई तस्वीर वहाँ पर देखना शुरू कर दी, और अन्नामलाई जो आपने नाम लिया, ये एक IPS अधिकारी रहे हैं, ये राजनीति में आए, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, एक परिपक्व राजनीति करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। बेहद कम उम्र में इनको बीजेपी का अध्यक्ष भी वहाँ स्टेट में बनाया गया, तो उम्मीद की गई कि ये बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बेहतर परिणाम दिया, और जो वोट बैंक था वहाँ करीब 3.5% था, उसके बाद लोकसभा में वो करीब 13.5% तक पहुँचा। ठीक है, तमाम जो सर्वे हुए उसमें भी ये कहा गया कि चेहरा वहाँ पर तमिलनाडु में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, और उम्मीद भी बीजेपी को थी इस चेहरे पर। लेकिन जब AIADMK के साथ गठबंधन की बात आती है तो मतभेद जगजाहिर हैं, और इन अन्नामलाई के साथ कोई भी वहाँ पर बातचीत AIADMK के साथ नहीं हो पाती है। तो गठबंधन में अगर ऐसे प्रस्ताव निकल कर सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चा होने लगती है कि क्या वो चेहरा स्टेट में रहेगा या सेंटर की राजनीति में आ जाएगा। तो तब ये चर्चा होने लगी क्या इनको दक्षिण का एक जो प्रभावशाली राज्य है वहाँ से उठाकर सीधे सीधे हम इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रमोट कर दिया जाए, या फिर इनको राज्यसभा में कहीं भेजा जाए और राज्यसभा में भेजने के बाद इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, जिससे कि कहने को भी हो जाए कि हम प्रचार प्रसार के लिए जब भेजें कि हमने वहाँ का प्रतिनिधित्व दिया है, तो जनता के बीच में एक सहानुभूति रहती है और जनता से जो जुड़ाव होता है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ जाए। और दक्षिण की बात पहले भी चल रही है, अभी दक्षिण में हम देखते हैं कहीं महिला नेत्री का भी नाम आ जाता है, दक्षिण में हम कहते हैं कि सीतारमण का भी नाम आ जाता है कि इनको क्यों ना बना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे हैं नामों की चर्चा चलती है, और हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या बीजेपी की मजबूरी की दक्षिण में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जिससे कि वहाँ प्रभाव हो सकता है, या कोई वहाँ क्षेत्रीय नेता को ही वहाँ पर काम करने दिया जाए और गठबंधन पे आगे बढ़ा जाए। तो ये तमाम चीज़ें मुझे जब निकल कर आती है तो इस चेहरे में निकल के, जैसे एल मुरुगन हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इनको एल मुरुगन को वहाँ पर भेज दिया जाए, स्टेट की राजनीति में भेज दिया जाए और वो वहाँ पर काम करें, और इनको यहाँ सेंट्रल की राजनीति में बुला लिया जाए। ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ये अगली रणनीति 2026 में वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव के पहले एक ऐसी रणनीति बना जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में संभावनाएं हैं। अगर स्टेट में हम बेहतर कर पाएंगे तो फिर 29 का जो लक्ष्य होगा वहाँ पर सीटों की हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास हाथ बिल्कुल खाली है, AIADMK के पास भी कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और बीजेपी तो वोट बैंक ही बढ़ा रही है। तो DMK ने जो लगातार वहाँ पर ताकत बढ़ाई है, खासकर जयललिता के बाद जो ताकत बढ़ी है DMK की जब जयललिता नहीं रही, तो एक पार्टी का वहाँ पर ताकत बढ़ना और बीजेपी
ये वहाँ पर वीकनेस नज़र आना, तो बीजेपी चाहती है कि दक्षिण के राज्यों में मजबूत हो, खासकर तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ, केरला के साथ, ये जहाँ भी ये प्रदेश हैं वहाँ पर बढ़ोतरी चाहती है। क्योंकि उत्तर भारत की ओर हम बात करें या तो मजबूती निकल के आती है, मध्य भारत की हम बात करें तो बीजेपी की मजबूती, लेकिन वहाँ पर कमी, क्योंकि वहाँ पर हम बढ़ोतरी तभी कर सकते हैं जब क्षेत्रीय जो दल हैं उनके साथ गठबंधन बेहतर तरीके से हो, और हम पावर कहाँ से दें, सेंटर पे बैठ के दें। तो खासकर अमित शाह की जो रणनीति होगी, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी, आप बेहतर जानते हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि जो बात मैंने आपसे कि एक सवाल निकल कर आया है कि क्या अन्नामलाई की यहाँ पर कुर्बानी दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की पार्टी नहीं है कि सत्ता के लिए या वोट बैंक के लिए या गठबंधन के लिए अपने किसी राजनेता की कुर्बानी दे दी जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी एक चाय बेचने वाले शख्स को नीचे से उठाकर देश के सर्वोत्तम पद पर पहुंचा सकती है, और वहां पहुंचने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहलाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी सत्ता के लिए या किसी सीट के बंटवारे के लिए, वोट शेयरिंग के लिए किसी राजनेता की कुर्बानी नहीं देती है। अन्नामलाई वो राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में 3.5% वोट बैंक को 11.2% तक पहुंचाया है। ये किसी को सबको पता है कि ये अन्नामलाई के अलावा किसी और ने नहीं किया है। और इतने बड़े योगदान के बाद वो अन्नामलाई जिन्हें माफ़ कीजिएगा आईपीएस जब थे उन्हें पुलिस का सिंघम कहा जाता था कर्नाटक में, बेंगलुरु में, साउथ बेंगलुरु में, लेकिन मुझे अगर ये बात कही जाए कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु की सियासत का भाजपा का सिंघम कौन है, तो मैं यही कहूँगा कि अन्नामलाई है। अन्नामलाई की कुर्बानी सिर्फ एक गठबंधन के लिए यहाँ पर नहीं दी जा रही है। अन्नामलाई ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, तो इसके पीछे उन्हें के लिए एक बड़ी यहाँ पर मैट बिछाई जा रही है, जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ी यहाँ पर उनके लिए बिसात बिछाई जा रही है कि आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। और ये भाजपा में होता है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को आज चर्चाओं में हैं। उन्हें जब मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया, तो ऐसी ही चर्चाएं थी, डिमोशन हो गया, मामा के साथ खेल हो गया, मीडिया में वामपंथी दल तमाम ये बातें करते थे। लेकिन हुआ क्या, आपको दिल्ली में कृषि मंत्री बनाया गया। आज चर्चाओं में है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है भाजपा अध्यक्ष की रेस में। लेकिन जब अन्नामलाई की बात हो रही है तो इसमें दो राय क्या है। अगर भाजपा भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है, संवैधानिक पद है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बना सकती है भाजपा, मोहन यादव 3 बार के विधायक थे उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, तो अगर पहले बार के विधायकों को सीएम बनाया जा सकता है, तो 5 साल राजनीति में देने वाले शख्स को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकती? मैं कहता हूं कि मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बना दिया जाए, तो क्या वहां पर एआईएडीएमके स्वीकार करेगी? जब ये प्रचार प्रसार अभियान में जाएंगे, संगठनात्मक रूप से वहां पर जाएंगे, तो जो अभी गठबंधन रहेगा उसमें क्या बातचीत ये भी होगी? अब वहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से मतभेद है, उनको अलग कर दिया गया है वहाँ से इस बात को लेकर। तो आपको लगता है कि ये तस्वीर बदलेगी वहाँ पर और बातचीत का सिलसिला होगा? आखिर उनको अलग क्यों किया गया? अलग करने के पीछे यही बात हो रही थी, उनके मतभेद थे और बातचीत वहाँ पर नहीं हो रही थी, इनको अलग किया गया। आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की, अब आप शिवराज सिंह चौहान देखिए, बीजेपी का क्या है, मैं एजेंडा ये समझता हूँ कि लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की जाती है। अगर शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में लोकप्रियता है और उनको ठंडे बस्ते पे बैठा दिया जाएगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? वो क्या सांसद तक सीमित होकर बैठ जाएंगे? इसलिए उनको कृषि मंत्री बनाया गया, क्योंकि कृषि मंत्री के दौर पर वो जाएंगे और तमाम उनकी ऐसी योजनाएं रही हैं जिसके बलबूते पर उन्हें परफॉर्मेंस किया है, तो उनको एक एक्टिव राजनीति में रखा गया जिससे उपयोग किया गया। और जितने राजनेता जो एक्टिव राजनीति में रहते हैं, जो कुछ ना कुछ अपना बेहतर दे सकते हैं, उनको बीजेपी रखेगी सेंट्रल करके। देखिए, मुझे लगता है कि अगर अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है, तो ये एक तो चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, जिस लिहाज के जिस कलेवर के नेता भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल हैं, और अगर उस पार्टी की कमान एक 40 साल के युवा नेता के हाथों में दी जाती है, तो मुझे लगता है ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव। और ऐसा बड़ा सियासी बदलाव भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल दे भी नहीं सकता है। कई पार्टियां, आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने 92 में इसकी स्थापना की और मुलायम सिंह यादव 2017 तक रहे अध्यक्ष। उसके बाद अखिलेश यादव, अब अमित शाह ने कहा है कि अगले 25 साल तक अखिलेश रहेंगे। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, दशकों हो गए हैं, लेकिन गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रहता है। खड़गे आज अध्यक्ष है, लेकिन कौन चला रहा है कांग्रेस पार्टी, सबको पता है। डीएमके आप देख लीजिए, वहां पर भी परिवारवाद चल रहा है।
सिर्फ एक भाजपा है जहां कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है कि उसके योगदान के बल पर, उसके प्रदर्शन के बल पर उसे कुछ भी मिल सकता है। और मैं तो फिर ये बात कहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्ना मलाई पर खेला गया दाव अन्ना मलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी दिला सकता है। उम्र बेहद कम है, लेकिन कम उम्र में भी बेहद परफॉर्मेंस करने का परिणाम निकल कर सामने आता है। बीजेपी ऐसे निर्णय लेती रही है और ऐसे निर्णय ले भी सकती है, जबकि 29 में अभी समय है। और लोकसभा चुनाव की दौरान सिर्फ तमिलनाडु पे हम फोकस क्यों करते हैं, दक्षिण के तमाम राज्यों पर वो काम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, काम उन्होंने किया है। आप बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में आप जानते हैं कि हिंदी पट्टी के कितने ज़्यादा लोग कार्य करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो पहचान है, वोट बैंक है वहाँ का, जो कि बस चुके हैं, युवा हैं वहाँ पर बस चुके हैं। तो आप सिर्फ एक क्षेत्र को मत देखिए कि तमिलनाडु पे फोकस होगा। ठीक है, तमिलनाडु में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटक है, केरला है, तमाम ऐसे राज्य हैं दक्षिण पे जहाँ पर काम किया जा सकता है, आंध्र में जाया जा सकता है, तो इन तेलंगाना पे काम किया जा सकता है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है इन तमाम चीज़ों के लिए। तो ये प्रयोग के तौर पर सफल भी हो सकता है। और वेंकैया नायडू जैसे शख्सियत भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं, दक्षिण में बुराई क्या है? आप बताइए, दक्षिण में ही परफॉर्मेंस होता है। कर्नाटक में येदियुरप्पा का भी नाम आता है, इन्होंने भी काम किया है। विपक्ष जिस लिहाज से दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु में डीएमके जिस लिहाज से हिंदी और तमिल के बीच में जो दरार की कोशिशें हो रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अन्ना मलाई को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है। हालांकि इंतजार करना होगा, नहीं, युवाओं को, चूंकि युवाओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है अन्ना मलाई की, तो युवाओं के हिसाब से जैसे आपने कहा बेंगलोर जैसे क्षेत्र है वहाँ पर बेहतर, और युवाओं को ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और खासकर मैंने देखा कि तमिलनाडु और इन तमाम की राजनीति में युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। छोटे छोटे मसलों पर यहाँ आंदोलन शुरू हो जाते हैं। आप बताइए कि तेलंगाना में क्या चल रहा है, युवा ही तो आंदोलन कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर अगर वहाँ की ग्रोथ को समझेंगे, ग्रोथ को समझने के बाद अगर बीजेपी ऐसा निर्णय ले सकती है, या तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसमें कोई दरवाजे, मुझे लग रहा है दरवाजे कि खुले, दिल्ली के बैठा के तो उनको बैठा के नहीं रखा जाएगा। ये मान लीजिए, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनको बैठा के नहीं रखा जाएगा, उनको काम किया जाएगा और दक्षिण के राज्यों में ही उनको काम दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि अब हिंदी में आप उनको लेकर आ जाइए। ये है कि इनकी राजनीति में एंट्री रहेगी स्वाभाविक। मुझे तो लग रहा है कि जिस लिहाज से ये पूरे बदलाव आ रहे हैं, एक बात तो तय है कि दिल्ली के दरवाजे अन्ना मलाई के लिए खुल गए हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।